Presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया है, बीच बीच में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब मैथमेटिशियंस लोग देख रहे थे कि दो वेक्टरों की परपेंडिकुलर एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट आ रही थी, लगातार दो वेक्टर की परपेंडिकुलर एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्टेड आउट करना है, इसी के लिए जन्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ये पढ़ा था। अब हम इसकी जगह ये पढ़ने वाले हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। अब सबसे पहले तो ये रिजल्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी जो होगा बच्चे, ये जो रिजल्ट आएगा ये कैसा होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी थी। यानी जब हमें दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लाने की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो कैसे आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसके साथ में लगता है साइन थीटा, और फिर एक एन कैप और आता है। यानी एन कैप क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर, ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन शो कर रहा है उस वेक्टर की जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया ना, जो दोनों के ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। यानी ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर in the direction to perpendicular in the direction to perpendicular vector A and B both, यानी दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो ए डॉट बी है हमारा, वो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बट यहां जब हम बात करते हैं तो ए क्रॉस बी बेटा ये इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के, यानी ये इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और अभी आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शन जो लेते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं, यानी अगर वेक्टर का एंगल हम ऐसे ले रहे हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड आएगी परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, तो इस तरीके से जैसे हमने कोई दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, और हम ऐसे डायरेक्शन ले रहे हैं तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है तो ये परपेंडिकुलरली इसके इस साइड में परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, अगर हम एंगल ऐसे ले रहे हैं, अगर हम एंगल ऐसे लेते, यानी सपोज ये वेक्टर मेरा ए है और ये बी वेक्टर है, अगर हम डायरेक्शन ऐसे लेते तो फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे लेंगे तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और डायरेक्शन ये बनेगी। अब हम ऐसे ले रहे हैं तो यानी डायरेक्शन किस साइड में रहेगी, अगर हम एंगल ऐसे करके ले रहे हैं यानी एंगल का जो मूवमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है तो ये बाहर की साइड में आएगा। तो यही डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ए इसका सेम आएगा, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे ये बिल्कुल सेम आएगा बी क्रॉस ए के। अब एसर्शन और रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। और फिर इसके बाद में एक और चीज दे सकता है कि इसकी जो ये है ये इसकी इक्वल नहीं होता, तो क्या असर्शन फॉलो करेगा नहीं फॉलो करेगा, ये चीजें आएंगी, है ना। तो क्या है प्रॉब्लम,
बंद करना है इसे एक बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा क्योंकि साइन से इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हां, अगर ए क्रॉस बी ये बात करेंगे तो ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये तीनों पॉइंट यहां करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स वो क्या दे देता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस लगा के बी क्रॉस ए, बट मैग्नीट्यूड लगा रखा है, हम उसको जल्दबाजी में उसे करेक्ट करके चल देते हैं, जबकि ये अलग बात है। ये दो, ये क्या है, इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। सपोज कोई वेक्टर सी है, अब ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन सपोज ऐसे है, तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऐसे है, और इस डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव आ रहा है, और जबकि ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, इससे डायरेक्शन का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाते हैं। इसके बाद में और क्या आता है कि सपोज कि अगर दो वेक्टर a इक्वल टू बी है, ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सपोज कोई दो वेक्टर a वेक्टर है और b वेक्टर है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड विद c। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं बच्चे, तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट विद c करना चाह रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट विद c करना चाह रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट विद c करना चाह रहा हूं। तो अब इसमें डिपेंड करेगा कि अगर आपने, यानी ये भी कोई c वेक्टर ही है, a वेक्टर इंटू c वेक्टर और ये b वेक्टर इंटू c वेक्टर, ये भी करेक्ट होगा, या c वेक्टर पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, c वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो फिर c वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये भी इक्वल आ जाएगा। और ये भी करेक्ट है, बट क्या करेक्ट नहीं होगा कि आपने इधर c का इधर मल्टीप्लाई किया है और फिर इधर ऐसे कर दिया है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम कोई थर्ड वेक्टर, दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं और हम किसी तीसरे वेक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर पहले a लिया है तो इधर पहले b लेंगे, अगर पहले c इधर लिया है तो इधर भी पहले c लेंगे। यहां अगर हमने पहले c ले लिया है, बाद में c लिया है, और यहां पहले c लिया है, तो ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखना है हमें कि ये चीज गलत हो जाएगी। तो इसके लिए आप ये कह सकते हो कि ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टाइप में भी पूछा जा सकता है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लो। होपफुली नोट हो गया होगा, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद अभी जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ की बात करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 पॉइंट नंबर 5 क्या है, शायद 4 पॉइंट करा चुका हूं। ए क्रॉस बी प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, अगर हमने ए क्रॉस इधर ले रखा है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ध्यान रखें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, सी क्रॉस ए हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ यहां फॉलो हो रहा है। 6 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि अगर जैसे कोई मैं कांस्टेंट ले रहा हूं, सपोज उसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैं लैम्डा बी वेक्टर के साथ कर रहा हूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लैम्डा को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये लैम्डा को बाहर ले लो और फिर ए क्रॉस बी कर दो और उसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं आ रहा होता है, तो वो तीनों चीजें सेम ही रहती हैं। ठीक है जी, और यहाँ ये लैम्डा है क्या, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, 6 के बाद 7 नंबर की पॉइंट की हम बात करेंगे। तो 7 नंबर में अभी देखो
आई, जे और के, ये इस तरीके से देखो कि ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, है ना। ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली ऐसे अब मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आई का मल्टीप्लाई जे से करेंगे हम, तो आई का जे के साथ करने के बाद में मेरे को के कैप मिलेगा, ठीक है। और जे का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे, ठीक है, जे का मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो आई कैप मिल जाएगा, और के का मल्टीप्लाई आई के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाँ सॉरी, हमने रोटेशन सही लिया है। अगर हम इसी रोटेशन को कुछ उल्टा कर लेते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली हमने लिया है कि ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है वेक्टर। अगर हम उल्टा घुमा दें तो फिर डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो फिर नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भाई किसी भी वैल्यू के परपेंडिकुलर एक इस साइड मिल रहा है, दूसरा इस साइड मिलेगा, तो दो अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। तो 8 नंबर की अगर मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं तो जैसे उल्टा कर लेते हैं, अगर k क्रॉस आई को k क्रॉस जे में कर रहा हूं तो यानी उल्टा जाने के बाद में ये माइनस आई कैप मिलेगा, ठीक है ना। जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो ये माइनस के मिलेगा, और आई क्रॉस के कर रहे हो तो ये माइनस का जे मिलेगा। तो आपको सिर्फ राइट हैंड थंब रूल याद रखना है, यानी ये डायरेक्शन, ये ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने उल्टा लिया है तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो पॉइंट क्या है, इसे नोट करो। नोट हो गया साथ के साथ? जो ऊपर वाले होपफुली पॉइंट नोट हो गए होंगे, मैं हटा देता हूं। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। अब आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा बच्चे, आई क्रॉस आई हो जाएगा 0, जे क्रॉस जे आ जाएगा 0, और के क्रॉस के भी आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि पहला वेक्टर भी आई की डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी आई की डायरेक्शन में है। तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट में आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जब हम लगा रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन और थीटा, एन कैप। तो यहां बच्चे, यहां पैरेलल लाइन होने की वजह से ये साइन 0 यूज होगा, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। तो इस वजह से ये सेम 0 पे आ जाते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई भी दो डिफरेंट सेम प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई आई जे जे, तीसरा हमने क्या है, सपोज कि कोई हमारा ए वेक्टर है और इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यही बता रहा है कि वो 0 मिलेगा, क्योंकि सेम वेक्टर यानी पैरेलल वेक्टर को शो करेगा जहां एंगल 0 हो जाएगा, और एंगल 0 होने की वजह से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ए क्रॉस बी हमें मिलता कैसे है, एक्चुअली ए क्रॉस बी, अब मैं उसमें कोई दो वेक्टर में लिख लेता हूं, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई दूसरा मैं वेक्टर लिख लेता हूं, जैसे कोई ए वेक्टर है बच्चे, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, बी वेक्टर है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। अब एक्चुअली इसका जो मल्टीप्लाई अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो a क्रॉस b जो आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा,
आई कैप, जे कैप और के कैप। और देखो पहले पहली वैल्यू लिखेंगे हम, फिर बाद में दूसरी वैल्यू लिखेंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, अब ये क्यों लिखा, ये कैसे आया, क्योंकि देखो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो A क्रॉस B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आई कैप B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप, ये छूट जाएगा और फिर ये हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप, यानी ये लाइन और ये खत्म हो जाएगी, A1 B2 माइनस A2 B1। होपफुली ये आपने उसमें चेक किया होगा, डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा, तो डिटरमिनेंट में आपको क्लियरली ये बात बताई जा रही है। और अगर आपको, ये तो हमने डिटरमिनेंट ओपन कर दिया है बच्चे, अगर हम इनका डायरेक्टली भी प्रोडक्ट करेंगे तब भी यही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ चीजों को सॉल्व कर लेते हैं स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन के टाइम हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो जैसे A क्रॉस B मैं लेना चाहता हूं, तो A क्रॉस B को मैं क्या करूंगा, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, इसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा, A2 आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे। और जब हम बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। या आप एक काम करो, थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा बन जाएगा, मैं एक बार डिटेल में लिख देता हूं। A1 आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा वो A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप प्लस B1 जे कैप का क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप प्लस C1 के कैप का A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है ना। इसके बाद बच्चे हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 0 आ जाएगा। A1 A2 आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो मैं इसे हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। A1 B2, अब आई कैप का जे के साथ मल्टी होगा, आई और जे क्या बना देता है, के कैप, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, इसके साथ में लिख सकता हूं के कैप, ठीक है, प्लस A1 C2 आई कैप क्रॉस के कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, देखो इनका आप ना वही बना भी लो, आई कैप जे कैप और के कैप। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो हमने पहले आई का जे के साथ किया तो मुझे क्या मिल गया, आई का जे के साथ किया तो के मिल गया, अब आई का के साथ कर रहा हूं यानी अपोजिट जा रहा हूं तो माइनस जे मिलेगा, मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये मिलेगा माइनस जे, तो यानी इसका जो आएगा वो माइनस जे आ जाएगा बच्चे, माइनस जे कैप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अच्छा क्यों हटा दिया, जब भी आपको दिक्कत आए तो आप राइट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। अच्छा इसका हो गया, अब इसका सिमिलरली यहां से भी दो वैल्यू आएंगी, B1
प्लस B1 जे कैप प्लस, तो A2B1 और J क्रॉस I, इनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क इससे पड़ेगा, ये वेक्टर है। तो J का I से हम जा रहे हैं, तो देखो J का I हम उल्टा जा रहे हैं, तो यानी माइनस के आएगा बच्चे, यानी ये क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। और इसके साथ फिर क्या है, प्लस B1 इसके साथ हो गया प्लस B1, ये जीरो हो जाएगा, J क्रॉस J जीरो, तो इसका B1C2 और J क्रॉस K, इसका मतलब क्या है, ये I कैप आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, I कैप आपका आ जाएगा। इसके बाद आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, नाउ प्लस C1A2 K और I, K क्रॉस I, K क्रॉस I, तो K क्रॉस I, अब देखो ये तो राइट हैंड थंब रूल सही चल रहा है ना, तो ये तो पॉजिटिव J आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव J आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसका इसके साथ प्लस C1B2 K क्रॉस J, अब देखो K क्रॉस J लोगे तो ये माइनस का I आ जाएगा, यानी ये इसे हटा देता हूं मैं, माइनस का I आ जाएगा, I कैप, और वो भी किसका, माइनस का, ठीक है जी। अब यहां से आप अगर देखोगे तो I कैप कौन कौन से, एक तो I कैप ये है और एक I कैप ये है, तो हाँ ये और ये, यही दो, तो लास्ट वाला रह गया, तो लास्ट वाला क्या है, C1 K कैप और C2 K कैप, K क्रॉस के जीरो आ जाएगा, तो इसकी जरूरत है नहीं। इसके बाद बच्चे इसको आप देखोगे तो B1 C2 माइनस C1 B2 I कैप प्लस, है ना। अच्छा, J को हम माइनस के साथ लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन का मतलब जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, तो यानी ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, A1 C2 और जो प्लस था J के साथ में ये माइनस हो जाएगा, C1 A2 J कैप, ठीक है जी, प्लस K कैप, K कैप में क्या आ रहा है हमारा, A1 B2 माइनस A2 B1, ये K कैप के साथ आ रहा है। तो यही आप अगर देखोगे तो I कैप के साथ B1 C2 माइनस B2 C1 है, सिमिलरली J1 के साथ में A1 C2 माइनस A2 C1 है, और K के साथ में ये आ रहा है। यानी ये चीजें जब हमने प्रोडक्ट निकाला और इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो सेम आया, इस वजह से हमने इसको सेम रखा। पॉइंट इज क्लियर? तो होपफुली ये बात आपको समझ, देखो जनरली बच्चे इन छोटी छोटी सी बातों को स्किप करते हैं, बोले कि अरे इसमें समय लगेगा, बट एक्चुअली पढ़ाई का मीनिंग यही है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व हो जाए। भाई क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को तो आप कैसे भी सॉल्व कर लो, बुक उठाओ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसे होपफुली ये अब आपने नोट कर लिया होगा, तो ये हटा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B का स्क्वायर। तो आपको पता है कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा 2AB
साइन थीटा नहीं, अच्छा प्लस का लगा दिया मैंने भाई इसमें, चलो ये तो हटाना पड़ेगा। ये क्या निकल के आएगी, प्रॉपर्टी आती है क्रॉस है, मैंने प्लस वाला ध्यान दे लिया। ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, और क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो थीटा में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई ए क्रॉस बी क्या है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप ना। अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और ए डॉट बी का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। डॉट में क्या आ जाता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब नहीं, इस दिन में इसमें एडिट करने की क्या जरूरत है, जो लिख दिया सही है। अब देखो इसको जब आप ऐड करोगे तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ऐड कर लो तो एक आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है भाई, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और ये अगर कॉमन ले लेते हो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो मिलके 1 आ जाएगा, यानी ये यहां से हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा और आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अब हम बात करेंगे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है? अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो कितने मिनिमम कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? नहीं चाहिए। और कितने चाहिए फिर? 3 गुरुजी, 3 वेक्टर ए बी सी। अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो हमारे 2 वेक्टर से ही काम हो जाएगा। देखो अगर एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है तो अब सिंपल सी बात यह है कि इनका एक तो रिजल्टेंट होगा ही होगा ना। समझ रहे हो ना भाई, अगर ए और बी है तो ये तो जो तीसरी साइड होगी वो डेफिनेटली इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, सी वेक्टर। समझ में आया? तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए हमें कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी? मिनिमम 2 की। अच्छा अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़े तो जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालेंगे, ये क्या होगा, हाफ। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब है कि हम उसका परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं। तो जैसे सपोज हमने ये ए ले लिया, बी ले लिया और ये सी ले लिया, तो अगर आप ए पॉइंट को पकड़ रहे हो तो ए बी क्रॉस ए सी ये ले सकते हो आप। और वैसे भी अगर आपने नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी, सॉरी नॉर्मल जियोमेट्री पढ़ी होगी, तो नॉर्मल जियोमेट्री में ए बी और सी, ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ दिस इंटू दिस। सपोज ए बी ये साइड, ए सी साइड यानी ए बी साइड का मैग्नीट्यूड ले लिया, ए सी साइड का मैग्नीट्यूड ले लिया, यानी ये जो डिस्टेंस लेंथ है, और ये क्या आ रही थी, साइन थीटा। साइन लॉ पढ़ा है आपने? ये साइन लॉ लगता है ऐसे, अगर मैं यहां पे सपोज सामने वाली साइड सी ले ली, इसके बी ले ली और इसके सामने वाली ए ले ली, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये क्या हो जाएगा, हाफ। और इसके बाद अगर सपोज मैं ये एंगल लेना चाहता हूं, अगर मैं ये एंगल लेना चाहता हूं तो सी बी
साइन ए, ये आ जाएगा, या BC साइन ए, क्योंकि ये दोनों तो लेंथ हैं तो इसमें कुछ नहीं है। तो सिमिलरली अगर आप एक बात देखो तो B क्या है, इस साइड का मैग्नीट्यूड, और C क्या है, इस साइड का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसी वजह से हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। बात समझ में आई ना, इसी को हमने क्या लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। तो होपफुली एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, हाफ AB क्रॉस AC। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो पैरेललोग्राम के लिए कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी भाई? पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, तो इसमें भी हमें 2 वेक्टर की ही रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अगर सपोज ये एक वेक्टर है A है ना, और ये एक वेक्टर है B, तो इसी के पैरेललोग्राम में दूसरा वेक्टर ये भी A हो जाएगा, और इसी के पैरेललोग्राम ये वेक्टर भी ले सकता हूं मैं। तो इसमें 2 ट्राइंगल आ जाएंगे, यानी एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स मुझे निकालना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कोई भी 2 वेक्टर ले लिए हैं, एक वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसका हाफ ट्राइंगल था तो डबल ट्राइंगल हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपसे खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो सर जो देते हैं एक क्रॉस बी तो सॉरी, A क्रॉस B लेते हैं, फिर जो आपने कहा था ना कि वो एरिया वाले में ऊपर में जो होता है वो 90 कब लिया मैंने? आपने आपने ऐसे कुछ कहा था। नहीं, मैंने ये कहा साइन रूल क्या होता है, साइन रूल से हम एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं, BC साइन A है ना, हाफ BC साइन A। अब ये साइन रूल को तो यहां से मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, तो इसी तरीके से ये जो 2 साइड हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड मिल जाए, ये मैग्नीट्यूड मिल जाए, इनके बीच का थीटा मिल जाए, ठीक है। और अगर ये इसकी बात कर रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। मैंने आपको बस इतना बोला था कि आप सपोज इस पॉइंट को पकड़ रहे हो तो फिर ये वेक्टर लोगे और ये वेक्टर लोगे। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको फिर सीधा करोगे, करेक्ट करोगे माइनस में लेके, ठीक है ना। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ा है तो इससे ये वेक्टर और ये वेक्टर लेंगे। ऐसे एरिया नहीं निकल सकता कि आपने ये वेक्टर ले लिया और ये वेक्टर ले लिया और ये वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, तो यहां से ले रहे हो, ये ऐसे ले लिया और फिर ऐसे ले लिया, नहीं, फिर पॉइंट ये कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आपके जितने भी बेसिक से कॉन्सेप्ट थे वो हो गए। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं ट्रिपलेट्स का बता देता हूं। समटाइम्स ट्रिपलेट्स ऑब्जेक्टिव में एक आधा आ जाए कि कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगलेस है। बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो अगर हमारे पास में जैसे एक वेक्टर है A क्रॉस B और फिर इसका क्रॉस C, और इसके बाद दूसरा है A क्रॉस B और फिर डॉट C वेक्टर, ठीक है जी। फिर है हमारा A डॉट B और क्रॉस C वेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद और हम क्या क्या ले सकते हैं, ये भी हम, अगर ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो बताओ ये मीनिंगफुल होगा या नहीं होगा, क्या करना वर्थ इट है, मतलब सही है, मीनिंग सही निकाल रहे हैं हम। तो देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक वेक्टर आएगा और वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करके समथिंग कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो ये मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल है। अच्छा इसको आप चेक करोगे, इसको आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर मिलेगा और वेक्टर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये भी मीनिंगफुल है, ये भी मीनिंगफुल है। अच्छा एक बात बताओ, ये मुझे कैसा मिलेगा, एक
स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट का क्या लेना देना, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, मीनिंगलेस मिल जाएगा, नो मीनिंग या मीनिंगलेस या नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसा करना कोई मीनिंग की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैंने ये लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये मीनिंगफुल है, क्या ये मीनिंगफुल है बताओ। अब देखो देखने में तो ये और ये आपको सेम ही लग रहे होंगे, बट ये सेम नहीं है एक्चुअली। इसमें क्या है, ये बता रहा है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद में इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब यहां हमें पता ही नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं हम, ये करना चाह रहे हैं है ना, ये करना चाह रहे हैं क्या, या ये करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज अ मीनिंगलेस, क्योंकि ये इसके इक्वल ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं पता नहीं। अब देखो अगर ये आप ऐसे मान के चल रहे हो तो फिर ये इसके इक्वल नहीं आएगा, अगर इसको ऐसे मान के चल रहे हो तो इसके इक्वल नहीं आएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये भी एक मीनिंगलेस है, ये भी कैसा है, एक मीनिंगलेस है, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो ये छोटा छोटा सा पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इस वजह से ये करवा दिया है। इसके बाद में थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अभी अब बात करेंगे सीधे सीधे एक्सरसाइज की और कुछ एग्जांपल्स की।